एवरीवन, वेलकम टू लर्निंग स्टोन ज्ञान का तूफान। मेरा नाम है गुंजन और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एनसीईआरटी हिस्ट्री क्लास 7 के चैप्टर 5 के पार्ट 2 को, जिसका नाम है जनजातियाँ, खानाबदोश और एक जगह बसे हुए समुदाय। बेसिकली इस लेसन के पार्ट 1 को हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं और आज की इस वीडियो में हम पार्ट 2 को डिस्कस करने वाले हैं। राइट, एक बार रिकॉल कर लेते हैं कि प्रीवियस वीडियो में हमने क्या पढ़ा था। तो प्रीवियस वीडियो में हमने जनजातियों के बारे में पढ़ा था। कौन कौन लोग थे जनजाति, मतलब जनजाति के जो लोग थे उनका ऑक्यूपेशन क्या था, वो अपनी आवश्यकताओं के लिए कैसे लोगों पे उनकी डिपेंडेंसी थी या कैसे वो लोग फ्री थे। तो इन सब की बारे में हम आज के इस वीडियो में पढ़ेंगे। उसके बाद हमने देखा कि कुछ लोग ऐसे थे जिन्होंने कृषि करना स्टार्ट कर दिया था, कुछ लोग ऐसे थे जो अपने जीवन यापन के लिए पशुपालन करते थे। उसके अलावा जो जंगल के जो संसाधन होते थे, प्राकृतिक संसाधन होते थे, उनका आदान प्रदान करके उनको मतलब वो करके वो अपने जीवन का यापन करते थे। उसके अलावा हम बात करें ये रहते कहाँ थे, तो बहुत ही दुर्गम स्थानों पे, जैसे पहाड़ों में, रेगिस्तानों में या फिर जंगलों में ये लोग जीवन यापन करते थे। कुछ लोग ऐसे थे जो घुमंतु जीवन जीते थे और कुछ लोग ऐसे थे जिन्होंने धीरे धीरे क्या किया, जब उन्होंने कृषि करनी शुरू करी तो जंगल में ही एक फिक्स जगह पे उन्होंने रहना शुरू कर दिया। तो इस तरह से जनजाति में रहने वाले जो लोग थे, जनजाति या लोग जो थे, उन्होंने कृषि की क्या कर दी, शुरुआत कर दी। ठीक है, उसके अलावा हमने भारत के मैप में अलग अलग हिस्सों में रहने वाली अलग अलग जनजातियों के बारे में देखा था, जैसे कि भील जो कि सेंट्रल इंडिया में फैले हुए थे, गोंड थे, ठीक है, कोली थे, जाटवास थे जो कि गुजरात के इलाके में रहते थे। उसके अलावा हमने अहोम के बारे में पढ़ा, हमने मुंडा, संथाल, इन सब के बारे में भी देखा था और चेरों के बारे में भी पढ़ा था। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कैसे जो जनजाति के जो लोग थे जो जंगलों में रहते थे, तो रात में कैसे वो जंगली जानवरों का शिकार किया करते थे, दिन में भी करते थे। लेकिन इस पेंटिंग में यहाँ पे आपको दिखाया गया है कि ये जो पर्टिकुलर लोग हैं ये भील समुदाय के हैं और ये रात में क्या कर रहे हैं, जंगली जानवरों का शिकार कर रहे हैं। ठीक है, उसके अलावा हमने बंजारों के बारे में पढ़ा था। खानाबदोश लोग जो होते थे, क्या बेसिकली ये लोग चरवाहे होते थे, अपने जानवरों के साथ रहते थे और अपने जानवरों का इस्तेमाल किया करते थे अपने जीवन यापन के लिए। ठीक है, मुगल काल में हमने देखा, या फिर दिल्ली सल्तनत में अगर हम अलाउद्दीन खिलजी की बात करें तो वो मंडियों तक अनाज पहुंचाने के लिए क्या करते थे, इन्हीं खानाबदोश लोगों के ऊपर डिपेंड थे। ये अपने जानवरों की पीठ पे लाद के सामान को इधर उधर पहुंचाया करते थे और इसके बदले में इनको जो लोग अपना काम करवाते थे, इनके पशुओं से जो काम करवाते थे या इनसे जो काम कराते थे, तो इसके बदले में ये उनसे कपड़े ले लिया करते थे, अनाज ले लिया करते थे और बर्तन जैसी अपनी आवश्यकता की वस्तुएं ले लिया करते थे। ठीक है, तो इस तरीके से हमने बंजारों के बारे में भी पढ़ा था और हमें यहाँ से अपना स्टार्ट करना है चैप्टर। ये मैंने आपको टांडा के बारे में बताया था। टांडा क्या होता था, बेसिकली एक कारवा होता था बंजारों का। ठीक है, बहुत सारे एग्जाम्स के अंदर ये क्वेश्चन भी पूछा गया है, तो आप इसको अच्छे से रिकॉल कर लेना कि टांडा जो होता था वो बंजारों का क्या होता था, समूह होता था, उनका कारवा होता था और इसमें 6 से 700 तक लोग होते थे। ठीक है, लगभग और ये अपने जानवरों के साथ सफ़र किया करते थे और इस तरीके से वो अपना जीवन यापन करते थे। ठीक है, अब हम यहाँ से पढ़ते हैं। कई पशुचारी जनजातियाँ, पशुचारी यानी पशुओं को चराने वाली जनजातियाँ, मवेशी और घोड़ों जैसे जानवरों को पालने पोसने और संपन्न लोगों के हाथ उन्हें बेचने का काम करती थी। युद्ध में मैंने आपको बताया था कि जो घोड़े होते थे बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते थे, तो अपने जानवरों का ये खरीदने बेचने जैसे काम भी किया करते थे। ठीक है, छोटे मोटे फेरी वालों की विभिन्न जातियाँ भी एक गाँव से दूसरे गाँव भ्रमण करती थी, यानी यात्रा करती थी। ये लोग रस्सी, सरकंडे की चीजें, फूस की चटाई और मोटे बोरे जैसे माल बनाते थे और बेचते थे। कभी कभी भिक्षुक लोग भी घुमंतु सौदागरों का काम करते थे, मतलब कुछ लोग भिक्षुक होते थे तो वो भी अपने साथ कुछ चीजें लेते थे, तो वो इस तरीके से वस्तुओं का आदान प्रदान कर लिया करते थे। नर्तकों, गायकों और अन्य तमाशबीनों की भी जातियां थी जो विभिन्न नगरों और गांव में कमाई के लिए अपनी कला का प्रदर्शन करते थे। ठीक है, तो कुछ लोग क्या करते थे, गाना गा के, कुछ लोग नृत्य करके, कुछ लोग जादू दिखा के। आपने छोटे में सपेरे का खेल देखा होगा या फिर और भी करतब दिखाते थे। तो इस तरीके की कुछ जनजातियां थी, कुछ लोग थे जो एक जगह से दूसरी जगह जाते थे और अपने करतब दिखा के या अपनी कला का प्रदर्शन करके क्या करते थे,
अपने लिए पैसा कमाते थे या अपनी आवश्यकता की वस्तुएं लेते थे। तो इस तरीके से वो अपना जीवन यापन करते थे। ठीक है, तो होप की स्टोरी की तरह मैं आपको समझा रही हूँ हिस्ट्री के फैक्ट्स, तो आपको इंटरेस्टिंग लग रहा होगा। अगर आपको लग रहा है कि चीज़ें आपको एनसीईआरटी की समझ में आ रही हैं और एफर्ट्स आपको पसंद आ रहे हैं, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए। ठीक है, अब बात करते हैं बदलता समाज, नई जातियाँ और श्रेणियाँ। जैसे जैसे अर्थव्यवस्था और समाज की ज़रूरतें बढ़ती गईं, नए हुनर वाले लोगों की आवश्यकताएं पड़ी। वर्णों के भीतर छोटी छोटी जातियां उभरने लगीं। उदाहरण के लिए ब्राह्मणों के बीच नई जातियां सामने आईं। दूसरी ओर कई जनजातियों और सामाजिक समूहों को जाति विभाजित समाज में शामिल कर लिया गया और उन्हें जातियों का दर्जा दे दिया गया। जब हमने सबसे पहले पढ़ना स्टार्ट किया था तो हमने देखा था कि जो हमारी सोसाइटी थी ना, हमारा जो समाज था, वो 4 वर्णों के अंदर विभाजित था, जिसमें पहले ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एंड शूद्र, ये 4 जो वर्ण थे ये थे। अब धीरे धीरे क्या हो रहा था, सोसाइटी बदलती जा रही थी, समय के साथ साथ हमारी सोसाइटी में चेंज आ रहा था। तो हम देख रहे थे कि हर वर्ण के अंदर अलग अलग लोगों की जातियां बनने लगी थी। फॉर एग्जाम्पल हम लेते हैं क्षत्रिय, नहीं हम लेते हैं वैश्य का एग्जाम्पल। ठीक है, वैश्य लोग हमने देखा कि व्यापार करते थे। ठीक है, तो व्यापार, अब जैसे जैसे लोगों की आवश्यकताएं बढ़ने लगी तो अलग अलग चीज़ों का व्यापार होने लगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अलग अलग काम होने लगे अलग अलग आवश्यकताओं के हिसाब से। पहले हमने देखा था कि हड़प्पा सभ्यता में या वैदिक काल में लोगों को लोहे की जानकारी नहीं थी। बाद के आने वाले समाज में लोगों को लोहे का ज्ञान हुआ, तो इससे क्या हुआ, कुछ लोग लोहे का काम करने लगे, लोहे के औजार बनाने लगे। तो उन लोगों को, पर्टिकुलर जो लोहे का काम करते थे, उन लोगों को लोहार कहने लगे। ठीक है, इसके अलावा कुछ गोल्ड की ज्वेलरी बनाते थे। ठीक है, सोने के आभूषण बनाते थे। तो इस तरीके से वो लोग जो सोने चांदी या धातुओं का जो काम करते थे गहने वगैरह बनाने के लिए या और भी चीज़ें बनाने के लिए, उनको सुनार कहा जाने लगा। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि पहले जो सोसाइटी 4 वर्णों के अंदर बटी हुई थी, अब उन वर्णों में नई नई जातियां आने लगी काम के आधार पे। ठीक है, या फिर गोत्र के आधार पे। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि शिल्पियों, सुनार, लोहार, बढ़ई और राजमिस्त्री को भी ब्राह्मणों द्वारा जाति के रूप में मान्यता दे दी गई। वर्ण की बजाय जाति समाज के संगठन का आधार बनी। पहले समाज के संगठन का आधार वर्ण था, लेकिन जैसे जैसे हमारी सोसाइटी में चेंज आए, लोगों की आवश्यकताएं बढ़ी, लोगों का जो काम था, एक तरीके से उनका जो प्रोफेशन था, जब वो अलग अलग दिशाओं में बटा, तो इस तरीके से हम देखते हैं कि जो वर्ण था, वर्ण सिस्टम पे आधारित जो हमारी सोसाइटी थी, वो अब जाति के आधार पे क्या होने लगी, विभाजित होने लगी। होप की चीजें आपको क्लियर होंगी। 11वीं और 12वीं सदी तक आते आते क्षत्रियों के बीच नए राजपूत गोत्रों की ताकत में काफी इजाफा हुआ, मतलब काफी ज्यादा बढ़ोतरी हुई। किसमें, जब 11वीं और 12वीं सदी आ रही थी तो हम देखते हैं कि जो क्षत्रिय वर्ग था, क्षत्रिय वर्ण था, उसमें भी अब नई नई जातियां आ रही हैं। फॉर एग्जाम्पल राजपूत, हुण, चंदेल, चालुक्य और कुछ दूसरी वंश परंपराओं से आते थे ये लोग। इनमें से कुछ पहले जनजातियों में आते थे और बाद में कई कुल राजपूत मान लिए गए। मतलब पहले तो उनको जनजातीय बोला जाता था, लेकिन धीरे धीरे उनको राजपूत मान लिया गया। धीरे धीरे उन्होंने पुराने शासकों की जगह ले ली, पुराने शासकों को हराया। ठीक है, तो इस तरीके से जो राजपूत थे उन्होंने नए शासकों की क्या ले ली, जगह ले ली, और वो किसी पर्टिकुलर टेरिटरी में क्या करने लगे, रूल करने लगे। विशेषतः कृषि वाले क्षेत्रों में यहाँ कई तरह के परिवर्तन हो रहे थे और शासकों ने शक्तिशाली राज्यों के निर्माण में अपनी संपदा का इस्तेमाल किया। शासकों के रूप में राजपूत गोत्रों के उदय के उदाहरण का जनजातीय लोगों ने अनुसरण किया। धीरे धीरे ब्राह्मणों के समर्थन से कई जनजातियां जाति व्यवस्था का हिस्सा बन गई, लेकिन केवल प्रमुख जनजातीय परिवार ही शासक वर्ग में शामिल हुए। अब हम देखते हैं कि हमारी सोसाइटी में राजपूत गोत्रों का जब उदय हुआ तो कुछ जनजातीय जो लोग थे उन्होंने भी इनके इस नियम को क्या किया, फॉलो करा। धीरे धीरे ब्राह्मणों के समर्थन से कई जनजातियां जाति व्यवस्था का हिस्सा बन गई। अभी हमने ऊपर देखा कि ब्राह्मणों ने कुछ लोगों को जातियों में, मतलब कुछ लोगों की अलग अलग जातियां हुई तो ब्राह्मणों ने उसको सपोर्ट किया, उसको समर्थन दिया। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि जनजातियों में भी इस तरीके, जो जनजातियां थी ना, वो भी इस तरीके से हमारी सोसाइटी का हिस्सा बन गई। उनको भी ब्राह्मणों के द्वारा मान्यता प्रदान कर दी गई। उनकी बहुसंख्यक आबादी समाज की छोटी जातियों में ही जगह बना पाई।
दूसरी तरफ पंजाब, सिंध और उत्तर पश्चिमी सरहद की प्रभुत्वशाली जनजातियों ने काफ़ी पहले इस्लाम को अपना लिया था। अगर हम बात करें पंजाब की, अगर हम बात करें सिंध की या भारत के उत्तर पश्चिमी हिस्से की, तो हम यहाँ पे देखते हैं कि जो जनजातियाँ थी, ठीक है, उन्होंने किस धर्म को अपना लिया, उन्होंने इस्लाम धर्म को अपना लिया और इस तरीके से उन्होंने जाति व्यवस्था को मानने से क्या कर दिया, इनकार कर दिया। सनातनी हिंदू धर्म के द्वारा प्रस्तावित गैर बराबरी वाली सामाजिक व्यवस्था इन इलाकों में बड़े पैमाने पर स्वीकार नहीं करी गई। अब हमने देखा कि हमारी सोसाइटी तो वर्ण व्यवस्था पे आधारित थी, ठीक है, लेकिन जिन जनजातीय लोगों ने इस्लाम को स्वीकार किया, उन्होंने वर्ण व्यवस्था को या ब्राह्मणों द्वारा निर्धारित जो हमारी सामाजिक व्यवस्था थी उसको स्वीकार नहीं किया, ठीक है। राज्यों की उत्पत्ति जनजातीय लोगों के बीच हुए सामाजिक बदलाव से गहराई से संबंधित है। हमारे इतिहास के इस महत्वपूर्ण हिस्से के दो उदाहरण नीचे उल्लेखित हैं। कौन कौन से वो दो एग्जाम्पल हैं, देखते हैं। एक तो बात की जा रही है गोंड। गोंड भी एक जनजाति थी, ठीक है। गोंड लोग गोंडवाना नामक विशाल वन प्रदेश में रहते थे। अब आप मेरे को कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे कि गोंडवाना जो इलाका है या फिर जो गोंड जनजाति के लोग हैं वो आज किस इलाके में रहते हैं या किस भारत के किस राज्य से ये जनजाति बिलोंग करती है, ठीक है। वे स्थानांतरीय कृषि अर्थात जगह बदल बदल कर खेती करते थे। विशाल गोंड जनजाति कई छोटे छोटे कुलों में भी बटी हुई थी। प्रत्येक कुल का अपना राजा या राय होता था। जिस समय दिल्ली के सुल्तानों की ताकत घट रही थी, उस समय कुछ बड़े गोंड राज्य छोटे गोंड सरदारों पर हावी होने लगे थे। अकबर के शासनकाल में एक इतिहास अकबरनामा में उल्लेखित है कि गढ़ कटंगा के गौड़ राज्यों में 70,000 गांव थे। क्या मतलब है इसके कहने का मतलब ये है कि गोंडवाना जो जनजाति थी वो गोंडवाना नाम के एक वन प्रदेश में रहती थी। मैंने आपको बताया बेसिकली ये लोग जंगलों में रहते थे और ये किस प्रोफेशन को फॉलो करते थे, तो ये कृषि करते थे और कृषि में भी स्थानांतरित कृषि करते थे। वो क्या होती थी, भूमि होती थी, बहुत बड़ा वन का एरिया होता था। तो आज इन्होंने इस इलाके में खेती कर ली। कुछ समय बाद जब ये लैंड इनफर्टाइल हो गई तो फिर ये इधर मूव कर गए और अब इन्होंने इधर खेती करनी शुरू कर दी। जब ये लैंड इनफर्टाइल हो गई तो अब इन्होंने इस लैंड पे खेती करनी शुरू कर दी। तो इस जगह से इस तरीके से हमें समझ आता है कि स्थानांतरित कृषि जो थी एक जगह से दूसरी जगह पे जगह बदल बदल कर की जाने वाली खेती थी, ठीक है। अब क्या हो रहा था कि ये लोग भी ना, जो गोंड लोग थे, ये कुछ कुलों में डिवाइड थे। कुल क्या होते थे, कुल बेसिकली परिवारों का समूह होता था, ठीक है। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि जब दिल्ली सल्तनत में जो दिल्ली के सुल्तान थे उनकी पावर कम हो रही थी, तो ये अपने आप को पावरफुल करने की कोशिश कर रहे थे। समझ में आ रहा है आपको। तो अब क्या था, अकबर के शासनकाल की बात करें तो अकबरनामा से हमें जानकारी मिलती है कि गढ़ कटंगा एक जगह है, ये गढ़ कटंगा, ठीक है। यहाँ पे जो गोंड राज्य थे उस राज्य के अंदर 70,000 गांव थे। इससे क्या समझ में आता है हमें, इससे ये समझ में आता है कि एक बहुत बड़े विशाल एरिया पे इन लोगों का कंट्रोल था। इनकी जब 70,000 गांव आएंगे तो इनकी जनसंख्या भी बहुत ज़्यादा होगी, है ना। 70,000 गाँव में कुछ कुछ लोग भी रह रहे हैं मान लो, तो उनकी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि ये जो जनजातियाँ थी एक विशाल ग्रुप में, एक बहुत बड़े ग्रुप में ये लोग रहते थे। इनका एक जब 70,000 गाँव है तो एक पूरा की पूरा राज्य ही बन गया बहुत बड़ा, ठीक है। इन राज्यों की प्रशासनिक व्यवस्था केंद्रीकृत हो रही थी। केंद्रीकृत का मतलब क्या है कि क्या होगा, जो हमारी सत्ता होगी, जो हमारी पावर होगी, वो किसी एक व्यक्ति के हाथ में क्या हो जाएगी, केंद्रित हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल राजा। अब क्या होता था, जब हमने राजा महाराजाओं के बारे में पढ़ा था प्रीवियस वीडियोस के अंदर, तो हम देख रहे थे कि जो बादशाह होता था मुगल काल में और जो सुल्तान होता था दिल्ली सल्तनत काल में, या फिर अगर बात करें हम मौर्यों की, तो हम देखते हैं कि जो राजा होता था ना वो एक सेंट्रल अथॉरिटी होता था, ठीक है। तो मतलब सारी पावर, सारी अथॉरिटी और हमारे स्टेट में क्या नियम लागू होंगे लोगों के लिए, लोगों के वेलफेयर के लिए क्या क्या पॉलिसीज़ बनाई जाएंगी, ये एक सेंट्रल अथॉरिटी के पास होती है जिसको हम राजा के नाम से जानते हैं, सिंपल शब्दों में अगर मैं आपको कहूँ तो, ठीक है। हर गढ़ किसी खास गोंड कुल के नियंत्रण में था। अब मैंने आपको बताया कि परिवारों के समूह होते थे कुल, ठीक है। तो किसी खास मतलब जो गढ़ होते थे ना, राज्य होते थे, गढ़ होते थे, तो वो किसी पर्टिकुलर गोंड कुल के नियंत्रण में था।
ये पुणे 84 गांव की इकाइयों में विभाजित थे। अब ये 70,000 गांव के बारे में पढ़ा, तो ये जो 70,000 गांव थे ना, ये 84 गांव एक यूनिट हो गई, 84 गांव की एक यूनिट हो गई, फिर 84 गांव की एक यूनिट हो गई। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि ये जो पूरा की पूरा गढ़ था या जो पूरा की पूरा राज्य था, अगेन ये 84 गांव की यूनिट्स में बटा हुआ था, और इन्हीं यूनिट्स को क्या बोला जाता था? 84 बोला जाता था। एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि 84 क्या था? 84 लोगों का समूह, 84 गाँव का समूह, ठीक है। तो इस तरीके से ऑप्शन आएंगे, तो आप बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होना। 84 क्या था? गोंड जो लोग थे, इनकी 84 गांव की जो यूनिट्स थी उसको 84 कहा जाता था, ठीक है। बढ़ते हैं हम आगे। 84 का उप विभाजन बरहोतो में होता था, जो 12 गांव को मिलाकर बनता था। अगेन इस 84 गांव को ना ऐसे डिवाइड कर दिया जाता था, 12 गांव, 12 गांव, 12 गांव और 12 गांव, ठीक है। इस तरीके से आगे आगे जब तक ये 84 गांव पूरे कंप्लीट नहीं हो जाते थे, तो 12 करके गांव को डिवाइड कर दिया जाता था, ठीक है। तो अब इन 12 गांव पे किसी एक कुल का नियंत्रण होगा, यहाँ पे किसी और कुल का। लेकिन ये जितने भी कुल होते थे ना, ये गोंड लोगों के ही होते थे, गोंड समाज के ही होते थे, ठीक है। और ये जो 12 गांव का समूह था, इनको बरहोत बोलते थे। क्या बोलते थे? अंडरलाइन कर लेना सभी, इनको बरहोत कहा जाता था, ठीक है। बड़े राज्यों के उदय ने गोंड समाज के चरित्र को बदल डाला। उनका मूलतः बराबरी वाला समाज धीरे धीरे असमान सामाजिक वर्गों में विभाजित हो गया। जो जनजातियां होती थी ना, वो असमानता वाला जो समाज था उसको स्वीकार नहीं करती थी। मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है ना। तो ये लोग क्या थे? मिलजुल के शासन करते थे। किसी के परिवार में कोई दिक्कत हो जाती थी तो हर लोग आपस में मिलजुल के एक दूसरे की मदद किया करते थे। असमानता नहीं थी इनके बीच में, लेकिन धीरे धीरे फिर से सामाजिक परिवर्तन हो रहे थे, और जो इनका जो बराबरी वाला समाज था वो धीरे धीरे असमान सामाजिक वर्गों में विभाजित हो गया। ब्राह्मण लोगों ने गोंड राजाओं से अनुदान में भूमि प्राप्त करी। अब मैंने आपको बताया ये 12 राजा हैं, ठीक है। 12 गाँव में एक रूल करने वाला एक कुल है, ठीक है। किसी एक को तो मुखिया बनाया जाएगा, किसी एक को तो जो इन 12 गाँव में नियम बनाने की या फिर अच्छे वेलफेयर के लिए काम कराने की, किसी एक बंदे को तो जिम्मेदारी दी जाएगी जो रिस्पॉन्सिबल होगा यहाँ पे काम कराने के लिए, ठीक है। तो अब धीरे धीरे क्या हो रहा था? जो भी कुल या जो भी परिवार यहाँ पे रूल कर रहा था, अगेन कोई कुल इन 12 गाँव पे रूल कर रहा है, कोई 12 गाँव पे रूल कर रहा है, ठीक है। तो अब हम देखते हैं, अगर इन 12 गाँव में रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है, और लोग बहुत ज़्यादा समझदार हैं, या फिर उनका व्यापार बहुत अच्छा चल रहा है, जंगली रिसोर्सेज का आदान प्रदान करते थे ना, मैंने आपको बताया था। तो ये क्या हो जाएंगे? धीरे धीरे पावरफुल हो जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे अपेक्षाकृत इस वाले जंगल से यहाँ पे रिसोर्सेज ज़्यादा हैं। तो इस तरीके से अब हम देखते हैं कि हमारी सोसाइटी में क्या हो रहा था? चेंज हो रहा था। गोंड सरदारों को अब राजपूतों के रूप में मान्यता प्राप्त करने की चाहत हुई। अब क्या हो रहा था? राजपूत बहुत पावरफुल लोग थे, ठीक है। और जब इन गोंड कुलों के लोग पावरफुल होने लगे, शक्तिशाली होने लगे, तो अब इनको ये होने लगा कि हमें भी जो ब्राह्मण समाज है वो राजपूतों के रूप में क्या कर दे? मान्यता प्रदान कर दे। इसलिए गढ़कटंगा अगेन एक प्लेस है, एक जगह है। गढ़कटंगा की गोंड राजा अमनदास ने संग्राम शाह की उपाधि धारण करी। अब हम देखते हैं कि ये जो राजा थे, ये जो कुल थे, ठीक है, अब ये सोच रहे थे कि इनको मतलब राजपूत की उपाधि प्रदान कर दी जाए, और अब ये अपने आप को उपाधि प्रदान करने लगे, ठीक है, अपने आप को उपाधि देने लगे। उसके पुत्र दलपत ने, किसके पुत्र? अमनदास के पुत्र दलपत ने महोबा के चंदेल राजपूत राजा सालबाहन की पुत्री राजकुमारी दुर्गावती से विवाह किया। अब हम देखते हैं कि ये ना राजपूत, क्योंकि ये राजपूत बनना चाहते थे, ठीक है,
तो अब इन्होंने राजपूत फैमिलीज़ में क्या करना शुरू कर दिया, शादी करनी शुरू कर दी। तो यहाँ पे आपको देखने को मिलता है कि जो संग्राम साहा अमनदास ने जो उपाधि धारण करी थी, उसका पुत्र था दलपत। उसने क्या किया, एक चंदेल राजपूत राजा था सालवाहन, उसकी पुत्री यानी राजकुमारी दुर्गावती से क्या कर लिया, विवाह कर लिया। दलपत की मृत्यु कम उम्र में ही हो गई। रानी दुर्गावती बहुत योग्य थी और उसने अपने 5 साल के पुत्र वीर नारायण के नाम पर शासन की कमान संभाल ली। ठीक है, तो दुर्गावती से जब उसका विवाह हुआ और कुछ समय बाद उसका पुत्र हुआ एक, और कुछ समय बाद उसकी मृत्यु हो गई। तो अब जो दुर्गावती थी ना, उसने अपने बेटे के नाम पे क्या कर लिया, शासन की बागडोर संभाल ली। उसके समय में राज्य का और अधिक विस्तार हुआ, मतलब कि उसने टेरिटरी का एक्सपेंशन किया। 1565 में आसिफ खान के नेतृत्व में मुगल सेनाओं ने गढ़कटंगा पर हमला किया। रानी दुर्गावती ने इसका जमकर सामना किया, उसकी हार हुई और उसने समर्पण कर दिया। अब हम क्या देखते हैं कि जब ये लोग बहुत ज़्यादा पावरफुल हो रहे थे, तो जो मुगल थे ना, वो इन पे आक्रमण करने की कोशिश कर रहे थे, क्योंकि ये लोग अपनी टेरिटरी का एक्सपेंशन कर रहे थे, बहुत ज़्यादा पावरफुल हो रहे थे और राजपूत राजाओं से अपने वैवाहिक संबंध स्थापित कर रहे थे। तो कहीं ना कहीं मुगलों को लगा कि इन्हें कंट्रोल करने की ज़रूरत है। तो मुगल सेना के नेतृत्व में एक सेनापति था आसिफ खान, उसने गढ़कटंगा पे क्या कर दिया, हमला कर दिया। और रानी दुर्गावती ने बहुत हिम्मत से उस मुगल सेना का क्या किया, सामना किया, लेकिन अंत में उसकी हार हुई और उसने मुगल सेना के सामने क्या कर दिया, समर्पण कर दिया। समर्पण नहीं किया, है ना, मैंने अभी बोला समर्पण कर दिया, सॉरी फॉर दैट। उन्होंने समर्पण नहीं किया और मर जाना क्या समझा, बेहतर समझा। हम देखते हैं रानी, पता है हमारे इतिहास में ना बहुत बहादुर बहादुर महिलाएं हुई हैं जिनके बारे में हमें बहुत ज़्यादा पता नहीं है। ठीक है, अगर हम बात करें रानी लक्ष्मीबाई की, तो उन्होंने भी अंग्रेजों के सामने हार नहीं मानी थी। उन्होंने मतलब समर्पण करने से बेहतर मर जाना समझा। इसी तरीके से हम रानी दुर्गावती के बारे में पढ़ते हैं कि उन्होंने मुगलों के आगे हार नहीं मानी, इसके बजाय उन्होंने क्या किया, मर जाना बेहतर समझा। उन्होंने उनके सामने समर्पण नहीं किया। ठीक है, यहाँ पे आप एक इमेज में एक दरवाज़ा देख सकते हैं। ये एक नक्काशीदार दरवाज़ा है जिसको गौंड जनजाति के लोगों ने क्या किया था, बनाया था। और ये कहाँ से मिलता है, ये बस्तर क्षेत्र मध्य प्रदेश से हमें देखने को मिलता है। इसमें आप देखेंगे बहुत सारे एनिमल्स हमें देखने को मिलते हैं, जैसे कि हाथी, जैसे कि हिरण, ठीक है, और भी बहुत सारे जानवर हैं। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि बहुत सारे जानवरों को उकेरा है, क्योंकि वो जंगल में रहते थे, क्योंकि वो नेचर की पूजा करते थे और उनके जीवन में जो इम्पोर्टेंस थी वो नेचुरल प्राकृतिक चीज़ों की थी। तो हम इस तरीके से देखते हैं कि उनकी पेंटिंग्स में या उनकी जो दैनिक आवश्यकता की चीज़ें थी, उनके बर्तन थे, उनके दरवाजे थे, उनके घर की दीवारों की अगर बात करें पेंटिंग्स थी, तो उस पर ज़्यादातर चीज़ें हमें जो हैं वो नेचुरल चीज़ें, पेड़ पौधे, पशु पक्षी, जानवर, इनके चित्र देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो एक चीज़ और यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगी कि ये जो जनजातीय लोग थे ना, ये हमारे नेचर को कंजर्व करने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते थे। क्यों? क्योंकि ये नेचर की पूजा करते थे और कभी भी नेचर को नुकसान नहीं पहुँचाते थे। ठीक है, तो इस तरीके से इन्होंने हमारी प्रकृति को बैलेंस में लाने की भी एक महत्वपूर्ण इनकी कला थी, मैं कहूँ। तो अब हम देखते हैं यहाँ पे रानी दुर्गावती ने इसका जमकर सामना किया और उसकी हार हुई और उसने समर्पण करने की बजाय मर जाना बेहतर समझा। उसका पुत्र भी तुरंत बाद लड़ता हुआ मारा गया। अगेन मैं बोलूँगी एक बारी, सॉरी फॉर दैट, कि मैंने गलती से मेरे मुंह से निकल गया था कि रानी दुर्गावती ने समर्पण किया। तो उसने समर्पण नहीं किया था, उसने मुगल सेना के सामने बहुत बहादुरी से अपनी सेना का नेतृत्व किया था और उसने समर्पण करने की बजाय मर जाना बेहतर समझा। तो इस तरीके से हम देखते हैं ना, युद्ध को लीड करने वाला जब व्यक्ति होता है ना, तो जब उसको चोट पहुंच जाती है या फिर उसकी मृत्यु हो जाती है, तो कहीं ना कहीं सेना भी अपना मनोबल खो देती है। उसके बाद हम देखते हैं कि जब रानी दुर्गावती की मृत्यु हो गई, तो उसके थोड़े टाइम बाद ही उसका जो पुत्र था वीर नारायण, हाँ ठीक है, दलपत तो उनका पति था, लेकिन अगर बात करें उनके पुत्र की तो वीर नारायण था, तो वो भी तो युद्ध में लड़ते हुए क्या हुआ था, मारा गया था। और इस तरीके से जो गढ़कटंगा वाला जो इलाका था वो मुगल सेना के अधीन हो गया, मुगल सेना ने उस पर कब्जा कर लिया। ठीक है, गढ़कटंगा एक समृद्ध राज्य था, इसने हाथियों को पकड़ने और दूसरे राज्यों में उनका निर्यात करने के व्यापार में खासा धन कमाया। अब हम क्या देखते हैं, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा रिसोर्सफुल एक तरीके से इलाका था और जंगल में, वनों में क्या होते हैं, जंगली जानवर भी बहुत होते हैं। तो हाथी थे यहाँ पे, क्या थे,
हाथी। और हाथियों का प्रयोग सेना में किया जाता था बहुत बड़े मात्रा में, ठीक है। तो इस तरीके से हम जो देखते हैं कि जो गढ़कटंगा था बहुत ही ज़्यादा समृद्ध राज्य था, और इन्होंने धन कैसे कमाया, तो ये हाथियों का निर्यात करते थे, ठीक है। जब भी सेना को हाथी की ज़रूरत पड़ती थी तो वो लोग इनसे हाथी खरीदते थे और बदले में इनको मुद्रा या धन मिलता था। जब मुगलों ने गोंडों को हराया तो उन्होंने लूट के बेशकीमती सिक्के और हाथी बहुतायत में हथिया लिए, क्योंकि इनको हाथी के बदले में धन मिलता था। तो जब मुगलों का नियंत्रण हो गया तो इनका जो नियंत्रण था वो हाथियों पे भी हो गया, और उनका जो धन था उस पे भी हो गया, कब्जा हो गया एक तरीके से। और शेष वीर नारायण के चाचा चंदर शाह को दे दिया। अब इन्होंने हाथी और धन सिक्कों पे तो अपना कंट्रोल कर लिया, लेकिन जो एरिया था ना जिसपे इन्होंने कब्जा किया था, जो इनको अपने मतलब का लगा मुगल सेना को, मुगलों को, वो तो इन्होंने अपने कंट्रोल में लेके अब बाकी का जो बचा कुचा था ना वो वीर नारायण के चाचा था चंदर शाह, उसको दे दिया कि भाई अब तुम यहाँ पे रूल करो। तो गढ़कटंगा के पतन के बावजूद गोंड राज्य कुछ समय तक चलता रहा, लेकिन वे काफ़ी कमज़ोर हो गए क्योंकि वो नेचर पे डिपेंड थे, और जो नेचुरल रिसोर्स थे उन पे ऑलरेडी कब्जा मुगलों ने कर लिया था। तो इस तरीके से देखते हैं कि धीरे धीरे जो गढ़कटंगा का इलाका था, जो गोंड जनजाति थी, वो क्या हो गई, कमज़ोर होती गई धीरे धीरे, और बाद में अधिक शक्तिशाली बुंदेलों और मराठों के खिलाफ उनके संघर्ष असफल रहे। तो इस तरीके से हम गोंडों के बारे में पढ़ते हैं, उनके बारे में जानते हैं, हम देखते हैं कि कितना विशाल एक तरीके से इलाका था जिस पे उन्होंने रूल किया, और उनका जो जीवन जीने का तरीका था बहुत ही ज़्यादा समृद्धशाली था। अब हम पढ़ लेते हैं अहोम की, लेकिन एक बार मैं आपको मैप में दिखा देती हूँ कि गोंड लोगों ने और अहोमों ने कहाँ पे उनका निवास स्थान था, ठीक है। तो यू कैन सी सेंट्रल इंडिया, मध्य प्रदेश का जो इलाका है, यहाँ पे गोंड जो लोग थे उनका इलाका था। अहोम ये नॉर्थ ईस्ट इंडिया में थे, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे अहोमों ने क्या किया था, रूल किया था, या ये उनका निवास स्थान था, ठीक है। अब हम बढ़ चलते हैं आगे। कौन थे ये अहोम लोग? तो अहोम लोग मौजूदा म्यांमार से, आज जो म्यांमार है ना, ठीक है, ये पहले क्या था, 1935, आई एम नॉट श्योर, एक बारी आप देख लेना कि जो म्यांमार जो था, जो आज हम म्यांमार जिसको कहते हैं, ये बहुत समय पहले भारत का ही एक हिस्सा था, ठीक है। इवन अगर आप आधुनिक भारत की भी बात करेंगे तो तब भी हम देखेंगे कि जो म्यांमार था वो भारत का हिस्सा था। अभी तो हम मिडाइवल हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, आगे आने वाली क्लास में हम मॉडर्न इंडिया भी पढ़ेंगे, मॉडर्न हिस्ट्री भी पढ़ेंगे, तो उसमें हम देखेंगे कि जो म्यांमार था वो भारत का ही हिस्सा था। तो ये जो अहोम लोग थे, ये जो आज का म्यांमार है, वहाँ से आके ये ब्रह्मपुत्र घाटी में आके बसे थे। अब ब्रह्मपुत्र घाटी क्या है, जो ब्रह्मपुत्र नदी जहाँ से होके बहती है ना, वहाँ के जो आसपास का एरिया था दैट इज़ कॉल्ड ब्रह्मपुत्र घाटी। और अहोम लोग म्यांमार वाले इलाके से ब्रह्मपुत्र घाटी में कब आए थे? तो 13वीं सदी में ये लोग आए थे। उन्होंने भुई क्या होते थे? भूस्वामी, ठीक है, अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, भुइया लोग क्या होते थे? भूस्वामी। तो इन्होंने भूस्वामी लोगों की पुरानी राजनीतिक व्यवस्था का दमन करके नए राज्य की स्थापना करी। हम देखते हैं हिस्ट्री में एक पर्टिकुलर कुल का या पर्टिकुलर परिवार का, फैमिली का, है ना, दमन होता है, तो उसकी जगह एक नया जो राजा का परिवार है या जो नए राज्य हैं, जो नए राजा हैं, वो एक उनकी जगह ले लेते हैं, ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि जो वहाँ पे भुइया लोग थे, उनकी जब राजनीतिक व्यवस्था का दमन हुआ तो अब उनकी जगह पे ये जो अहोम लोग थे, इन्होंने अपने राज्य की स्थापना कर ली। जब एक राजा कमज़ोर पड़ेगा तो दूसरा वाला राजा ऑटोमेटिकली आके वहाँ पे रूल करने लगेगा, वहाँ की टेरिटरी को क्या कर लेगा? एक्वायर कर लेगा। तो सेम चीज़ वहाँ पे भी थी। 16वीं सदी के दौरान उन्होंने चुटियो अगेन एक लोग थे, कुल था, एक समूह था लोगों का, जनजाति समूह, ठीक है। और कोच हाजो अगेन 1581 के राज्यों को अपने राज्य में मिला लिया। चुटियो क्या था? एक राज्य था। कोच हाजो क्या था? एक राज्य था। यहाँ पे चुटियो वंश के लोगों ने क्या किया था? रूल किया था, ठीक है। तो जैसे हम देखते हैं कि हिस्ट्री में हमने ये भी बहुत देखा कि जो लोग थे, जो मतलब रूलिंग डायनेस्टी होती थी जो, तो वो अपने राज्य का हमेशा एक्सपेंशन करते थे, विस्तार करते रहते थे।
तो यहाँ पे इन्होंने पहले तो जो ब्रह्मपुत्र वैली थी वहाँ पे आके रूल किया। उसके बाद चुटियों और कोच हाजों को भी अपने इलाके में क्या कर लिया, मिला लिया। उन्होंने कई अन्य जनजातियों को भी अधीन कर लिया। अब उन लोगों के पास पावर ज़्यादा हो गई, अहोमों के पास, तो और जो जनजातियां आसपास रहती थी उनको अपने नियंत्रण में उन्होंने ले लिया। अहोमों ने एक बड़ा राज्य बनाया और इसके लिए 1530 के दशक में ही इतने वर्षों पहले आग्नेय अस्त्रों का इस्तेमाल किया। 1660 तक आते आते वे उच्च स्तरीय बारूद और तोपों का निर्माण करने में सक्षम हो गए थे। यहाँ से हमें क्या जानकारी मिलती है, यहाँ से हमें उनकी युद्ध कला की जानकारी मिलती है कि युद्ध में वो आग्नेय अस्त्रों का इस्तेमाल करते थे, गोला बारूद का इस्तेमाल करते थे, तोपों का निर्माण करने में वो सक्षम हो गए थे। ठीक है, और ये सारे चेंजेस कब हो रहे थे, 1530 के बाद से लगभग 1660 तक आते आते उन्होंने तोपों का जो निर्माण था या युद्ध में उनका प्रयोग जो था वो शुरू कर दिया था। ठीक है, लेकिन अहोम लोगों को दक्षिण पश्चिमी से कई आक्रमणों का सामना करना पड़ा। 1662 में मीर जुमला के नेतृत्व में मुगलों ने अहोम राज्य पर हमला कर दिया। अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ सकता है कि अहोमों पे किसने आक्रमण किया और कब किया। तो आक्रमण किया 1662 में। किसने किया, मुगल सेना ने किया, और उस मुगल सेना का नेतृत्व कौन कर रहा था, मीर जुमला नाम का एक व्यक्ति कर रहा था। ठीक है, बहादुरी से सामना करने के बावजूद अहोम लोगों की पराजय हुई, लेकिन उस क्षेत्र पर मुगलों का प्रत्यक्ष नियंत्रण ज़्यादा समय तक बना नहीं रह सका। कहने का मतलब क्या है कि अहोम लोगों की हार तो हुई, लेकिन बहुत लंबे समय तक जो मुगल थे वो भी उस एरिया को एक्वायर करके नहीं रख पाए। ठीक है, देखिए ये है म्यांमार वाला इलाका। यहाँ से आके ये लोग ये हमारी ब्रह्मपुत्र नदी है। ठीक है, ब्लू जो आपको दिखाई दे रही है, तो इसके आसपास के इलाके में अहोम म्यांमार से आके बसने लगे। अब ये देखिए, अगर मैं डायरेक्शन ऐसे बनाऊँ, ये हमारा हो गया उत्तर, ये हो गया दक्षिण, ये हो गया पूरब और ये हो गया पश्चिम। तो अब ना क्या हो रहा था, यहाँ से दक्षिण पश्चिमी वाली जो दिशा है, हमने देखा कि इधर भारत का जो इलाका था वहाँ पे मुगलों का नियंत्रण था। तो यहाँ वाले इलाके से ना इन पे बहुत ज़्यादा आक्रमण हो रहे थे और इस तरीके से धीरे धीरे ये कमज़ोर स्थिति में आने लगे थे। ठीक है, अहोम राज्य बेगार पर निर्भर था। राज्य के लिए जिन लोगों से जबरन काम लिया जाता था वे पाइक कहलाते थे। अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत सारे एग्जाम्स के अंदर आया हुआ है। सीटेट में भी कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है कि पाइक कौन थे। तो पाइक ऐसे लोग थे जो अहोम राज्य में क्या करते थे, रहते थे, और ये ऐसे लोग थे जो कि अहोम राज्य के लिए इनसे जबरन श्रम कराया जाता था, जबरन काम लिया जाता था, बिना किसी वेतन के या बिना किसी इनको मतलब इनके काम के बदले में बिना किसी रिवॉर्ड दिए जिन लोगों से काम कराया जाता था वे लोग क्या कहलाते थे, पाइक कहलाते थे। अहोम राज्य में एक जनगणना की गई थी। प्रत्येक गांव को अपनी बारी आने पर निश्चित संख्या में पाइक भेजने होते थे। अब राज्य में वेलफेयर का काम होगा, लोगों के लिए पॉलिसी बनाई जाएंगी, आक्रमण, किले वगैरह भी बनाए जाते थे। ठीक है, तो किले वगैरह भी बनाए जाते थे, तो राज्य में सेना भी होती थी। ठीक है, तो इन सभी कामों को करने के लिए लोगों की ज़रूरत पड़ती थी और उनको ना श्रम या पारिश्रम नहीं दिया जाता था, पारिश्रम। ठीक है, मतलब उनको इसके बदले में कोई भी सैलरी टाइप या कोई भी पैसा नहीं दिया जाता था। तो जब जनगणना होती थी गाँव की, तो हर एक गांव को बोल दिया जाता था कि भैया तुम्हें इतने पाइकों को भेजना है, इतने लोगों को अपने गांव से भेजना है जो हमारे राज्य के लिए कुछ ना कुछ काम करेंगे, कुछ ना कुछ मेहनत का काम करेंगे। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि राज्य के लिए जो पाइक लोग काम करते थे ना, प्रत्येक गांव से उनकी संख्या फिक्स थी। जो मतलब हर गांव का जब भी नंबर आता था तो उनको इतने संख्या में, पर्टिकुलर संख्या में पाइकों को भेजना होता था, ताकि राज्य के लिए, राज्य के वेलफेयर के लिए एक डिस्ट्रीब्यूशन हो सके काम का लोगों के बीच में। ठीक है, कंट्रीब्यूट करते थे बेसिकली वो अपनी जो भी उनकी स्किल होती थी उसका कंट्रीब्यूट करते थे राज्य के वेलफेयर के लिए। इसके लिए जनगणना के बाद सघन यानी घनी आबादी वाले इलाकों से कम आबादी वाले इलाकों में लोगों को स्थानांतरित किया गया। कुछ इलाकों में बहुत सारे लोग रहते थे और कुछ इलाकों में बहुत कम लोग रहते थे।
तो अब जिस इलाके में बहुत सारे ज़्यादा लोग रहेंगे तो वहाँ पे जो रिसोर्सेज हैं उन पे दबाव बहुत ज़्यादा आ जाएगा। तो राज्य क्या करता था, जब कहीं पे जनसंख्या बहुत ज़्यादा हो जाती थी, आबादी बहुत ज़्यादा हो जाती थी, तो कुछ आबादी को उस जगह पे भेज दिया जाता था जहाँ पे पहले से कम आबादी थी। ठीक है, तो इस तरीके से अहोम कुल टूट गए। मतलब जो पर्टिकुलर परिवार में रहते थे ना लोग, मान लो ये कुछ लोग हैं, यहाँ पे क्या हुआ, जनजाति मतलब लोगों की आबादी बहुत ज़्यादा बढ़ गई और ये सारे के सारे एक कुल या एक परिवार के लोग होते थे। अब यहाँ पे ना कम आबादी है, ठीक है, तो इस जगह को भरने के लिए यहाँ से कुछ परिवारों को भैया उठा लिया, तुम जाओ और यहाँ पे आके रहने लगो। अगली बार अगेन किसी इलाके में यहाँ पे लोग रहते हैं, यहाँ पे पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, ठीक है, तो इनको बोला भैया अब तुम उठो और तुम यहाँ पे रहने जाओ। ठीक है, ये आ गए यहाँ पे रहने। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि ये जो पूरा की पूरा कुल था ना वो टूटने लगा, एक जगह से दूसरी जगह पे विस्थापित होने लगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमें अहोमों की सामाजिक व्यवस्था के बारे में जानकारी मिलती है। और 17वीं शताब्दी का पूर्वार्ध पूरा होते होते प्रशासन खासा केंद्रीकृत हो चुका था। मतलब अथॉरिटी जो थी, पावर जो थी, वो कुछ सीमित लोगों के हाथ में आ गई थी। लगभग सभी वयस्क पुरुष युद्ध के दौरान सेना में अपनी सेवाएं प्रदान करते थे। दूसरे समय में वे बांध, सिंचाई व्यवस्था आदि का निर्माण या अन्य सार्वजनिक कार्यों में जुटे रहते थे। अहोम लोग चावल की खेती के नए नए तरीके भी अमल में लेकर आए। अब हम देखते हैं कि लोग ना कंट्रीब्यूट कर रहे थे राज्य के लिए, बांध बनाएंगे, सिंचाई के लिए व्यवस्था करेंगे, खेती करेंगे। तो इस तरीके से हमें क्या चीज़ समझ में आती है कि वो सोसाइटी के लिए ना कंट्रीब्यूट करते थे, अपने कुलों के लिए, अपने परिवारों के लिए, और हर व्यक्ति का नंबर आता था। ऐसा नहीं है कि कुछ खास लोगों को ही पाइक बनाया जाता था, ये ना एक सीक्वेंस में ये क्रम चलता रहता था। ठीक है, तो इस तरीके से उनमें असमानता नहीं थी। भाई असमानता कब होती, जब भाई पर्टिकुलर लोगों से ही, एक परिवार के कुछ लोगों को ही जबरन श्रम कराया जा रहा है, तो असमानता हम कह सकते थे। लेकिन हर वयस्क पुरुष जो था वो सेना में भी जाता था, वो अपने खाली समय में बांध भी बनाता था, सिंचाई की व्यवस्था भी करता था, खेती भी करता था, और भी बहुत सारे व्यवसायों को या बहुत सारे कामों को करता था। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि इन समाजों में हर व्यक्ति हर काम करता था। तो काम के आधार पे भी कोई एक असमानता हमें, इनइक्वालिटी हमें देखने को नहीं मिलती। अहोम समाज कुलों में विभाजित था जिन्हें खेल कहा जाता था। यहाँ पे खेल कोई स्पोर्ट नहीं है। तो जो अहोम समाज था उसके कुल थे, ठीक है, और उन कुलों को क्या कहा जाता था, खेल कहा जाता था। क्या कहा जाता था, खेल। वहाँ दस्तकारों की बहुत कम जातियाँ थे, इसलिए अहोम क्षेत्रों में दस्तकार निकटवर्ती क्षेत्रों से आए थे। दस्तकार जो किसी मतलब स्किल में निपुण हो, फॉर एग्जाम्पल जैसे जिनके हाथों की कारीगरी, बेसिकली जैसे शिल्पकार वगैरह होते हैं, मूर्तिकार जो होते हैं, या फिर लोहार सुनार जैसे ये जो काम करते हैं ये, ठीक है। तो आसपास की जो जनजातियां थी ना अहोम क्षेत्र में, निकटवर्ती क्षेत्रों से, आसपास के क्षेत्रों से वो लोग आ गए थे। एक खेल के यानी एक कुल के नियंत्रण में प्राय कई गांव होते थे। किसान को अपने ग्राम समुदाय के द्वारा जमीन दी जाती थी। मतलब जो गांव होता था, गांव में जितने भी जो समुदाय, एक कम्युनिटी में वो लोग रहते थे, तो वो हर व्यक्ति को उसके परिवार की आवश्यकता के हिसाब से ज़मीन दे दिया करते थे, जहाँ पे खेती करके, पशुपालन करके अपने जीवन को वो लोग जीवन का यापन किया करते थे। समुदाय की सहमति के बगैर राजा तक इसे वापस नहीं ले सकता था। मतलब अगर किसी व्यक्ति से कोई जमीन वापस लेनी है तो पूरे की पूरी कम्युनिटी से, पूरे के पूरे समुदाय से, पूरे की पूरी फैमिली से क्या किया जाएगा, स्वीकृति लेनी पड़ेगी। ठीक है, स्वीकृति लेनी पड़ेगी। और राजा के पास भी इतनी अथॉरिटी नहीं थी कि बिना कम्युनिटी से पूछे, बिना समुदाय से पूछे राजा इसको किसी से वापस ले ले। तो अगेन हमें यहाँ पे इनइक्वालिटी का एक और एग्जाम्पल देखने को मिलता है कि यहाँ पे राजा भी बहुत ज़्यादा पावरफुल नहीं था। मतलब इनइक्वालिटी थी, इक्वालिटी थी, समानता थी। ठीक है, तो इससे हमें क्या समझ में आता है कि सारे लोग आपस में मिलजुल के रहते थे। राजा भी बहुत ज़्यादा पावरफुल नहीं था। अगर राजा को कोई डिसीजन भी लेना होता था तो समुदाय में सभी लोगों से वो पूछ के निर्णय लिया करता था। तो इस तरीके से हम वहाँ पे शुरुआत में अहोम लोग अपने जनजातीय देवताओं की उपासना करते थे। उनकी जनजातियों के कुछ अपने देवता रहे होंगे। लेकिन 17वीं सदी के पूर्वार्ध में ब्राह्मणों के प्रभाव में बढ़ोतरी हुई। पहले वो जनजातीय देवताओं की पूजा करते थे, अब ब्राह्मणों के प्रभाव से भी वो प्रभावित हो रहे थे। मंदिरों और ब्राह्मणों को राजा के द्वारा
भूमि अनुदान में दी गई। अब ये जो अहोम लोग थे, इनके जो राजा थे, वो मंदिरों का निर्माण कर रहे थे, मंदिरों को भूमि अनुदान में दे रहे थे कि भैया इस भूमि पे तुम मंदिर बना लो। इस तरीके से हम देखते हैं। एक राजा के बारे में बात की गई है जिसका नाम है शिव सिंह। क्या नाम है? शिव सिंह। इसके काल में हिंदू धर्म वहाँ का प्रधान धर्म बन गया। कहाँ का? जहाँ पे अहोम जनजाति लोग रहते थे। तो जब प्रधान धर्म बन जाएगा तो इसका मतलब क्या है कि लोगों में जो ब्राह्मण धर्म है, जो हिंदू धर्म है, वहाँ के उसके प्रति आस्था क्या होने लगेगी? आस्था होने लगेगी। मतलब वो ब्राह्मण रूल्स रेगुलेशंस को, हिंदू धर्म को, सनातन धर्म को फॉलो करने लगेंगे। लेकिन अहोम राजा ने हिंदू धर्म को अपनाने के बाद अपनी पारंपरिक आस्थाओं को पूरी तरह से अभी भी नहीं छोड़ा था। मंदिरों को वैल्यूज कर रहे थे, ब्राह्मणों को वैल्यू दे रहे थे, लेकिन उनकी जो पुरानी जनजातीय जो व्यवस्था थी, जो पुरानी जनजातीय आस्था थी, उसको उन्होंने अभी भी पूरी तरीके से नहीं छोड़ा था। इसके अलावा कवियों को, विद्वानों को भी जमीन अनुदान में यानी दान में दी जाती थी। नाट्यकर्म को प्रोत्साहन दिया जाता था। संस्कृत की कई महत्वपूर्ण कृतियों का स्थानीय भाषा में अनुवाद किया गया। बुरंजी मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ये क्या है? एक ऐतिहासिक कृति थी, ठीक है। इसको पहले अहोम भाषा में और फिर असमिया में लिखा गया था, ठीक है। ये एक ऐतिहासिक कृति थी, ऐतिहासिक रचना थी, जिसको अहोमों ने पहले अपनी अहोम भाषा में ट्रांसलेट किया और उसके बाद इसको किस में ट्रांसलेट किया? असमिया भाषा में, ठीक है। अब हम निष्कर्ष देख लेते हैं। जिस युग की हम चर्चा करते आए हैं, उस युग के दौरान उपमहाद्वीप में काफ़ी सामाजिक परिवर्तन हुए। अभी हम देखते हैं कि पहले ब्राह्मण जो जनजातीय लोग थे वो ब्राह्मण व्यवस्था को नहीं मान रहे थे, वो वर्ण व्यवस्था को नहीं मान रहे थे। लेकिन धीरे धीरे हमने देखा कि सामाजिक परिवर्तन आए, उनके रूल्स और उनके रेगुलेशंस अलग अलग हुए, ठीक है। वो एक समानता वाले समाज में रहते थे। लेकिन धीरे धीरे बाद में भी उन्होंने बहुत सारे ब्राह्मण रिचुअल्स को फॉलो करना स्टार्ट किया, हिंदू धर्म को फॉलो करना स्टार्ट किया। कुछ तो उसमें इतना अच्छा होगा जो लोगों ने उसको अपनाया है ना, बहुत कुछ अच्छा था हमारे सनातन धर्म में। तो इस तरीके से ये चेंजेस की कुछ व्यवस्था थी जो चलती हुई आई थी। कुछ जनजातियां ऐसी थी जिन्होंने एक प्रशासनिक ढांचा बना लिया था, बहुत ज़्यादा ताकतवर हो गए थे, बहुत बड़े इलाके पे उन्होंने कंट्रोल किया था और इस तरीके से मिलजुल के आपस में वो रहते थे। और इसके अलावा उनकी मुगलों से भी मतलब लड़ाई झगड़े हुए, फिर बहुत सारी ऐसे सोसाइटी में चेंजेस आए और इस तरीके से हमने अहोमों के बारे में पढ़ा, गोंडों के बारे में पढ़ा, बंजारे, खाना बदोश जनजातियों के बारे में पढ़ा। तो इस तरीके से हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करिए, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए, ठीक है। मिलते हैं हम नेक्स्ट चैप्टर में।